हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार मंत्रिमंडल केंद्र में होता वैसे ही मंत्री परिषद राज्यों में होता है। अब आइए समझते हैं इसके पहले पॉइंट को। मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो याद रखेंगे कि मंत्री बनना है तो आपको विधानमंडल का सदस्य होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होती है, अर्थात जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थिति होती वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में भी वैसे ही स्थिति होती है। इसके निर्माण अर्थात मंत्रिपरिषद के निर्माण तथा जीवन का निर्णायक केंद्र होता है। कौन? तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता? तो मुख्यमंत्री। यही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं ऊपर अर्थात केंद्र में जाएंगे तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन वही जब हम राज्य में आएंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है, मंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं तथा राज्यपाल मंत्री परिषद में भारी फेरबदल भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों का अवलोकन एवं समन्वय करता है। अब आगे है, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। ये अपने विभाग के प्रधान होते हैं। मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं वे अपने विभाग के हेड होते हैं। अपने कार्यकलापों के मामले में वे स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उन्हें किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है। मुख्यमंत्री इसके विभाग से संबंधित मामलों में राय मशवरा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो जिस विभाग का प्रधान होता उनसे उस विभाग से संबंधित मामलों में राय मशवरा लेते हैं। अब आगे है, राज्य स्तर के मंत्री अर्थात स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिपरिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। तीसरा है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मुख्य रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका निभाते हैं, अर्थात राज्य मंत्री जो हैं एक सहायक मंत्री के रूप में भूमिका निभाते हैं। और आगे है उप मंत्री। ये चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। तो कौन कौन था? एक था प्रधान स्तर का, दूसरा राज्य स्तर का, तीसरा राज्य मंत्री और चौथा उप मंत्री। अर्थात क्रम से जो सबसे ऊपर है उसमें उतना ज़्यादा शक्ति है, अर्थात सबसे ऊपर वाला प्रधान, दूसरे स्तर पर राज्य स्तर के मंत्री, तीसरे स्तर पर राज्य मंत्री और चौथे स्तर पर उप मंत्री होते हैं। अब आगे है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आदि शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद में टोटल चारों
स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है जिसमें सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो यह जरूरी नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य जरूर होंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य ये जरूरी नहीं है कि वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों ही। अब आगे है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। तो आइए समझते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में अब हम लोग समझेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति से होता? तो स्टार्टिंग होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, परिवर्तन एवं असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उनके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर है कि वह विभिन्न मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है, या फिर वे यदि किसी विभाग में हैं तो उसके प्रधान को वे बदल सकता है, या फिर अगर वह अपने मंत्रिमंडल से असंतुष्ट है तो उसको हटा भी सकता है। अब आगे है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। अर्थात मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का हेड होता, और जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। अर्थात पूरे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का निर्णय और मुख्यमंत्री के निर्णय पूरा मंत्रिपरिषद का निर्णय को कौन प्रभावित करेगा? मुख्यमंत्री, कि वो चाहे तो इसके निर्णय को समर्थन करे या अस्वीकार कर सकता है। मुख्यमंत्री का निर्णय ही समानता मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। आगे है व्यवस्थापिका के संबंध में शक्तियाँ। विधानसभा प्रस्ताव की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। तो याद रखेंगे कि किसकी सलाह पर विधानसभा प्रस्ताव की रचना की जाती? तो मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। मुख्यमंत्री सदन में विचार विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है। वह सदन में सभी नीति संबंधी घोषणाएं करता है और शासन नीतियों को सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही अर्थात पहले ही राज्यपाल को भंग करने की सलाह दे सकता है। जैसे केंद्र में यदि मंत्रिमंडल को भंग करना है और समय अभी नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री अपनी सलाह से राष्ट्रपति को बोल सकता है इसे भंग कर दे। वैसे ही जब हम लोग राज्य में आएंगे तो मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही राज्यपाल को कह सकता है कि आप इसे कह सकता है, ऑर्डर नहीं देगा, सिर्फ सलाह देगा कि आप इसे भंग कर सकते हैं। और यदि राज्यपाल चाहे तो इसे भंग करेगा, नहीं तो आगे चलाएगा। अब आगे है समन्वयक। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय का सूत्र का काम करता है, अर्थात दोनों को आपस में जोड़कर रखता है। मुख्यमंत्री प्रशासन के संबंध में लिए गए सभी निर्णयों एवं व्यवस्थापिका संबंधी प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
संविधान द्वारा मुख्य नियुक्तियों के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में समाहित है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा ही होता है। अब आगे है मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जिसका समय 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक रहा था। वहीं दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है, जिसका समय 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 रहा है। श्री कृष्ण सिंह का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा था। 1961 तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बिहार का पर शासन किया। अब आगे है, आगे का क्रम आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे इम्पोर्टेंट एक ये है भोला पासवान शास्त्री। इनका समय था 22 मार्च 1968 से 29 जून 1964। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969। दूसरी बार फिर लगा 4 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक। तीसरी बार लगा है राष्ट्रपति शासन कब? तो 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972। चौथी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 3 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 को लगा था। पांचवी बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 को लगा था। और छठी बार राष्ट्रपति शासन 31 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 को लगा था। सातवीं बार राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1999 से 8 मार्च 1999 के बीच। आठवीं बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 को लगा था। तो याद रखेंगे कि अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और एक बात और हम लोग ध्यान देंगे नीतीश कुमार के बारे में। तो नीतीश कुमार अब तक कितनी बार शपथ लिए हैं? तो आइए काउंटिंग करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अर्थात अब तक कुल 4 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी विषय पर व्यवस्था देने वाला, प्रबंध करने वाले को व्यवस्थापक कहते हैं। व्यवस्थापक किसे कहते हैं? तो जो किसी विषय पर व्यवस्था देता हो, प्रबंध करता हो, उसे हम लोग व्यवस्थापक कहते हैं। विधि पूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान है। व्यवस्थापिका सभा विधान बनाने वाली एक सभा है, जिसके अधिकतर सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब आइए चलते नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। संविधान, जिसके अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो याद रखेंगे विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। वहीं दूसरा पॉइंट है बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात एक विधान परिषद जिसे हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, और दूसरा है विधान सभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। केंद्र में उच्च सदन है राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में उच्च सदन है विधान परिषद,
और जिस प्रकार केंद्र में निम्न सदन है लोकसभा, उसी प्रकार राज्य में निम्न सदन है विधानसभा। विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है और शेष परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। तो अब आप लोग इसे भूल जाएंगे कि विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 2009-19 से इसे खत्म कर दिया गया। अब राज्यपाल के द्वारा किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी सदन में किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। बहुमत दल के नेता होने के कारण, तो बहुमत दल के नेता कौन है? मुख्यमंत्री। वह उसकी कार्यप्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनता है। जैसे संसद किनके मेल से बनता? तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मेल से बनता। उसी तरह विधानमंडल जो है विधायिका जो है विधानमंडल, राज्यपाल और विधानसभा इसी तरह राज्य का विधानमंडल जो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों के मेल से बनता है। नेक्स्ट है विधानसभा। तो आइए समझते हैं विधानसभा के बारे में बारी बारी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक मताधिकार के द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो याद रखेंगे कि किसी भी राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? तो 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें 203 सामान्य वर्ग के लिए, 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, अर्थात रिजर्व्ड हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और संचालन करता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा काफ़ी शक्तिशाली है। इसे राजसूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करता है और धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। जिस प्रकार केंद्र में धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा है तो राज्य में विधानसभा है, अतः राज्य में भी धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। उसी प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति। अब आगे है विधानसभा की अवधि। विधानसभा के पहले अधिवेशन की शुरुआत की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक बनी रहती है, अर्थात विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। राज्यपाल स्थिति का अवलोकन कर विधानसभा को 5 वर्ष के पहले भी
भंग कर सकता है। अगर राज्यपाल को स्थिति में कुछ गड़बड़ लगे तो वह जरूरी नहीं है कि विधानसभा की अवधि 5 साल फिक्स कर दी गई है। राज्यपाल चाहे तो इसे 5 साल से पहले ही भंग कर सकता है। राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है और इसे पुनः 6 माह आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इसे 3 वर्षों तक आगे अर्थात 6 माह करके बढ़ाया जाएगा, ना कि डायरेक्ट एक बार में 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अब आगे है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष है राम दयालु सिंह, जिसका समय था 23 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1944 तक। और आगे क्रम आप लोग देख सकते हैं यहाँ। अब है विधान परिषद का इतिहास। तो आइए समझते हैं विधान परिषद के इतिहास को। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार प्रांत का, उस समय उड़ीसा साथ में था इसलिए उड़ीसा सहित लिखा गया है, औपचारिक गठन कर दिया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राज्य व्यवस्था संचालित के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता महसूस की गई। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन जनवरी 1913 में कर दिया गया। तो याद रखेंगे 1912 में औपचारिक रूप से गठन किया गया बिहार प्रांत का और 1913 में आवश्यकता महसूस होने के कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन कब किया गया? तो जनवरी 1913 में। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सर वेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1921 में बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का नाम बदलकर क्या किया गया? तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। कब किया गया? तो 1921 में। नेक्स्ट पॉइंट है 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आ गया। सर वाल्टर मॉडे इस परिषद के प्रथम सभापति मनोनीत हुए थे। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ था। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा ने इस परिषद का उद्घाटन किया था। तो किसने उद्घाटन किया? याद रखेंगे तो बरोन सिन्हा ने। 1 अप्रैल 1936 से बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग अस्तित्व में आ गया। इस तरह बिहार एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को भंग करने के पूर्व 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद गठन किया जाने का आदेश जारी हो चुका था। राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने थे। तो याद रखेंगे बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद, जो 23 जुलाई 1937 से कार्य करने लगे थे। 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई थी। अब आगे है विधान परिषद की स्थिति। तो पहला पॉइंट है विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक
विलंबकारी सदन है। इसे पुनर्निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकता है। अर्थात जब तक विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकता है। अर्थात विधान परिषद में जो विधेयक लाया जाएगा तो विधानसभा उसे अस्वीकार भी कर सकता है या फिर उसे समाप्त भी कर सकता है। इस तरह विधान परिषद की तुलना में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, जिस कारण से इस तरह विधान परिषद की तुलना में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कौन ज़्यादा शक्तिशाली? तो विधान सभा। किसकी तुलना में? तो विधान परिषद की तुलना में। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात रोक कर रख सकता है, तथा साधारण विधेयक को सिर्फ 3 माह तक अवरुद्ध कर सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सिर्फ 1 माह तक अर्थात केवल 4 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध यदि उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसी अवस्था में विधानसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। विधान परिषद का कोई प्रस्ताव विधानसभा अवमान्य कर दे तो वह रद्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे है अस्थाई सदन। तो आइए समझते हैं अस्थाई सदन के बारे में। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। जैसे राज्यसभा एक अस्थाई सदन है तो उसके समतुल्य राज्य में विधान परिषद भी एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। आप लोग जानते हैं राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होता, उसी प्रकार विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जिसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अर्थात एक बार में पूरा अवकाश नहीं करेगा, मात्र 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल अर्थात निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुसार विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होंगे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। विधान परिषद के कुछ सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। आप लोग याद रखेंगे कि अब जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नहीं होते, अर्थात एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाते। ऐसा कब से किया गया? तो 2019 के संविधान संशोधन से। चुने गए सदस्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष तक स्नातक रहे स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल से, और 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं से, जिला परिषद तथा स्थानीय निकायों से 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित
तथा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन आदि विविध क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को मनोनीत करता है। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 75 सदस्य हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।